नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइए दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए दोस्तों। हम हर दिन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो शाम 6:30 बजे उपलब्ध करवाते हैं। क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश एसएससी का अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ है दोस्तों, उसमें से लिए अपन ने। ये पेपर पूरा वही है। और यदि आप हमारे साथ कनेक्टेड है तो आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हमने लगभग इसके 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे दोस्तों। आज 26वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए अपना उत्तर शुरू कीजिए। सवाल नंबर 26 देखो आपके सामने है, कर दो फटाफट से उत्तर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल पूछ रहा है कि स्टार संयोजन में 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम जब हो तो न्यूट्रल में धारा कितनी चलती है। माय डियर, यहाँ 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक क्वेश्चन मैं इसलिए भी पूछूंगा कि जब बैलेंस लोड हो तब न्यूट्रल में धारा कितनी चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको 26वें का उत्तर ही करना है। जैसे ही 26वें का उत्तर कर दो तब आप मुझे ये भी बताना कि बैलेंस लोड अगर होता इस क्वेश्चन में देन आपका उत्तर क्या होता। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कर दीजिए फटाफट, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, क्योंकि जितना लाइक्स आप करते हैं हम अगले दिन उसी तरह से और नया वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी है। तीनों फेजों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी IR प्लस IY प्लस IB इज इक्वल टू IN। लेकिन वास्तव में तीनों का योग नहीं आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है ना। मान लीजिए एक पेज में 5 एम्पीयर, दूसरे में 6 और तीसरे में 7 एम्पीयर करंट चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आपका 18 एम्पीयर करंट होगा, नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि AC में 2 फेज एक दिशा में है तो तीसरा फेज उनकी विपरीत दिशा में भी है, तो उनकी डायरेक्शन को भी यहाँ इंडिकेट करते हैं। ओवरऑल यूँ समझ लो कि अंतर के बराबर धारा लगभग आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो 26वें क्वेश्चन का आंसर था। अब मैंने सेकंड सवाल पूछा बैलेंस लोड वाला, तो इसको आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। बैलेंस लोड होता है तो न्यूट्रल में कोई धारा प्रवाह नहीं होती है। न्यूट्रल में धारा प्रवाह का मान 0 होता है, क्योंकि तीनों फेजों में संतुलित धारा चलती है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज वहीं कर देती है। अच्छा क्वेश्चन था। खैर, अभी आपका भी उत्तर यहाँ सही है। 27वां सवाल देखो, इसका भी बहुत मायने है, 2-3 उत्तर निकलते हैं। यदि पावर फैक्टर 0 हो तो 3 फेज शक्ति मापन की 2 वाटमीटर विधि में दोनों वाटमीटर की रीडिंग कैसी कैसी होगी। कर दीजिए फटाफट उत्तर। तब तक के लिए आपको जानकारी दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट होता है और कंप्लीट पेड कोर्स तो अवेलेबल है, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलती है। इंग्लिश का कोर्स स्पेशल लॉन्च हो चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पूरे भारत में किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ मोस्ट सूटेबल कोर्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है आपका 27वां सवाल। माय डियर, जब पावर फैक्टर 0 होना तो कुल शक्ति यानी पावर टोटल 0 होता है। अब कुल शक्ति 0 में क्या 2 कंडीशन आती है, मैं आपको बता दूं कि W1 और W2 दोनों बराबर रीडिंग देते हैं, लेकिन विपरीत निशान के साथ। एक प्लस की देता है तो दूसरा माइनस की रीडिंग देता है। C उत्तर आएगा। W1 W2 के बराबर है परंतु विपरीत चिन्हों के साथ। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ ये सवाल ढूंढ रहे होंगे कि W1 और W2 दोनों का मान 0। दोस्तों, ओवरऑल पावर 0 होती है, लेकिन पावर फैक्टर 0 हो तो मीटर जो है ना वो कंजप्शन वैल्यूज़ को प्लस और माइनस में दिखाते हैं। यानी दोनों मीटर आपको रीडिंग दिखाएंगे, एक प्लस की दिखाएगा, एक माइनस की दिखाएगा। ठीक है। सवाल 28वां आपके सामने है। AC समांतर परिपथ में धारा से पूर्ण विपरीत के रूप में किस विद्युत पद को परिभाषित किया जा सकता है। सवाल थोड़ा समझ में कम आ रहा है, इंग्लिश में बताता हूँ क्या कह रहे हैं।
ये कह रहा है कि धारा प्रवाह में कुल विरोध को क्या कहा जाता है एसी में। माय डियर, धारा प्रवाह के विरोध को हम आर से दर्शाते हैं, एक्सएल से दर्शाते हैं, एक्स सी से दर्शाते हैं। कुल विरोध का मतलब होता है इन तीनों का संयुक्त रूप, और जब तीनों कॉम्बिनेशन के रूप में आते हैं तो उसे अपन जेड इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या उत्तर करेंगे? बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ हमें जाना होगा, इम्पीडेंस इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला देखो सवाल नंबर 29 और 30 दो आपको एक साथ करवा देता हूँ मैं। दोनों ही बहुत शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी है। क्या कह रहे हैं देखो, तीसरा सवाल, 4 किलोवाट की सक्रिय शक्ति और 5 किलोवाट की 5 केवीए की आभासी शक्ति है, रिएक्टिव पावर की गणना करो। माय डियर, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आप तब तक कैलकुलेशन करना। केवीए बराबर किलोवाट की स्क्वायर प्लस केवीए आर की स्क्वायर और इसका अंडर रूट लगाना होता है। अब जब आपको केवीए आर ज्ञात करना है तो केवीए की स्क्वायर माइनस किलोवाट की स्क्वायर का अंडर रूट कर दो। क्या फॉर्मूला बनाएंगे? केवीए आर बराबर केवीए स्क्वायर माइनस किलोवाट की स्क्वायर। एसी में ये पावर त्रिभुज वाला फॉर्मूला है, बहुत सारे बच्चों को अच्छी सी इसकी कैलकुलेशन याद भी है। देखो 5 केवी है, इसकी स्क्वायर करोगे 25 आएगा, किलोवाट 4 है, इसकी स्क्वायर करोगे 16। दोनों का अंतर करेंगे तो 9 का अंडर रूट निकालोगे तो 3। उत्तर आएगा 3 किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। 30वां सवाल देखो, एसी वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में आपने ट्राइक का अगर इस्तेमाल किया है तो ट्राइक वोल्टेज रेगुलेशन के लिए निम्न में से किस परिपथ में लागू नहीं हो सकता? बताइए फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत शानदार है और साथ ही मैं आपको 31वां क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ जो कि ट्राइक का ही ऑप्शन है। माय डियर, ट्राइक एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कहते हैं कि इंडक्टिव सर्किट के लिए कभी काम में नहीं लिया जा सकता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होता है कि वोल्टेज के मान में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, इस वैल्यू से जो सर्किट में करंट फ्लो होती है ना, बहुत ज़्यादा करंट होती है। इसको बोलते हैं कि जब ट्राइक ट्रिगर ऑफ कंडीशन में जाता है ना, उस दौरान इसकी प्रोटेक्शन के लिए फिर हमें स्नब्बर सर्किट लगाना पड़ता है। सुनिएगा ध्यान से, एससीआर और ट्राइक की सुरक्षा के लिए dV/dt से प्रोटेक्शन के लिए एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का उपयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्नैबर सर्किट कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इंडक्टिव सर्किट के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। डी उत्तर कर देना। और 31वां सवाल पूछ रहा है कि किसका टर्मिनल आपको दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। टर्मिनलों के नाम देखो, एनोड 1, एनोड 2 यानी मेन टर्मिनल फर्स्ट, मेन टर्मिनल सेकंड और गेट। बहुत सिंपल है भाई, ये तो किसी को शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। ए उत्तर आएगा, ट्राइक होता है ना। बिल्कुल दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, ए उत्तर आपको करना है। और हमेशा की तरह मैं आपको एक बार फिर बता दूं, लाइक वाला बटन आप ज़रूर दबाइए। हो सके तो प्लीज़ कंटेंट दोस्तों तक पहुंचाइए। एक टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप कंटेंट बच्चों तक पहुंचा दीजिए, वो हमारे साथ अपने आप अपने साथ जुड़ेंगे, मुझे विश्वास है। 32वां सवाल देखो, एससीआर और ट्राइक में तुलना करनी है, कौन सा कथन सही है? देखो, दोनों एक दिशीय नहीं है, दोनों द्विदिशीय नहीं है, फिर उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। ऑप्शन क्या बचा? एक ही तो उत्तर बचा भाई। ए और सी देखो एक दूसरे के कॉन्ट्रा है, मतलब अपोजिट है। या तो दोनों एक दिशीय है या दोनों द्विदिशीय है कि नहीं? तो फिर इसका मतलब उपरोक्त सभी हो नहीं सकता, ठीक है ना। बी उत्तर आएगा। एक एससीआर में ट्राइक की तुलना में टर्न ऑफ समय जो होता है ना, वो कम होता है, एससीआर जल्दी ऑन हो जाता है। अगला सवाल देखो भाई दोस्तों, 33वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल आप डीप जाएं तो ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है। कुछ एक आंकड़े मैं आपको देता हूं, आप कैलकुलेशन करके मिलान करना।
3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में है औसत आउटपुट वोल्टेज से प्रति फेज एसी के पीक वैल्यू का अनुपात पूछा है। माय डियर, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ। 3 × √3/2π, इसको हल कर दीजिए, ये डीसी का एवरेज मान आ जाएगा। किसके लिए है? हाफ वेव 3 फेज रेक्टिफायर के लिए डीसी की औसत वैल्यू ज्ञात करने का सूत्र है। इसके लिए आंसर आएगा 0.827। हालांकि ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने ए उत्तर दिया है, तो ये 3 फेज फुल वेव का है। एक्चुअल में इनसे गलती हो गई उत्तर लिखते समय, तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ फिर, है ना। 3 फेज फुल वेव का अगर पूछे आपसे तो 3/π होता है, यानी 3/3.14 को हल करना, उत्तर 0.955 आएगा। एक बार फिर बता दूं सारा, ए उत्तर आएगा 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, सी उत्तर है 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मान कितना है? 3 × √3/2π। 3 फेज फुल वेव के लिए मान कितना है? 3/π। ठीक है, बताओ याद रह जाएगा क्या? आज 2 नए सवाल आपने सीखे कि नहीं, बताओ। मुझे ऐसे लग रहा है बिल्कुल आपने 2 नए सवाल सीखे हैं, नो डाउट। ये चीज़ें आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, मुझे ऐसा विश्वास है, ऐसी उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34वां क्वेश्चन देखो, सिंपल है, पहले भी आपने किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। बीजेटी में जो बेस की करंट होती है वो एमीटर करंट की तो लगभग 5% होती है। बीजेटी को बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। 2 पीएन जंक्शन होते हैं, 3 सिरे होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस। एमीटर करंट जो होती है वो हमेशा बेस करंट और कलेक्टर करंट का योग होता है, यानी IE = IB + IC होता है। ठीक है, डोपिंग सर्वाधिक एमीटर की होती है, भौतिक रूप से सबसे बड़ा कलेक्टर रखा जाता है, बेस का क्षेत्रफल भी सबसे कम होता है और डोपिंग भी न्यूनतम होती है। अगला सवाल, खैर अभी बता ही दिया, वही सवाल पूछ लिया। ट्रांजिस्टर में किस क्षेत्र का विस्तृत एरिया होता है? विस्तृत एरिया मतलब भौतिक रूप से बड़ा कौन होता है, फिजिकली बड़ा कौन है? तो मैं आपको बता दूं, भौतिक रूप में कलेक्टर सबसे बड़ा, एमीटर उससे छोटा और बेस सबसे पतला। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है डोपिंग के मामले में, डोपिंग एमीटर की सबसे ज़्यादा, फिर कलेक्टर की और बेस की सबसे कम डोपिंग होती है, यानी सबसे पतला सबसे कम डोपिंग वाला बेस होता है। ठीक है, 36वां सवाल देखो, निम्न में से कौन से ट्रांजिस्टर के काम है? ट्रांजिस्टर क्या काम में लेते हैं भाई? देखो, स्विचिंग डिवाइस के रूप में तो आता ही है, ऑन ऑफ के रूप में काम में लेते हैं ना। कौन से टर्मिनल होते हैं? एमीटर कलेक्टर होते हैं ऑन ऑफ के लिए। दूसरा देखो, स्विचिंग के अलावा हम इसको किस काम में लेंगे? मान परिवर्तन के लिए भी लेंगे, है ना। ठीक है, डी उत्तर करेंगे। वेरिएबल रजिस्टर और स्विचिंग डिवाइस के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर के रूप में हम डायोड को प्राथमिकता देंगे, ट्रांजिस्टर को नहीं, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में स्विचिंग डिवाइस ठीक है, लेकिन नियत मान का प्रतिरोध नहीं। नियत मान के प्रतिरोध के लिए तो फिर हम रजिस्टर ही लगा देंगे, है ना। और ट्यूनिंग के लिए ठीक है, ट्रांजिस्टर काम में लेंगे, लेकिन रेक्टिफायर नहीं आ सकता, फिर डी ऑप्शन आएगा। चर प्रतिरोधी एवं स्विचिंग युक्ति अपन इसका उत्तर कर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है आपसे। देखो, वैसे तो इतना अलग सवाल है ये कि इसकी कैलकुलेशन करना बिना कैलकुलेटर के संभव नहीं है। मान आपको बहुत कैलकुलेट करने पड़ेंगे, समझ से बाहर है कि इस तरह का सवाल ITI वाले बच्चों को कैसे दे दिया। 37, 38 और 39, यानी 37, 38 और 39 तीनों ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत डीपली पढ़ा हुआ बच्चा ही कर पाएगा। खैर आइए, मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा और आप साथ साथ कैलकुलेशन करते जाना। जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं आप उसका उत्तर देते जाना, आपका 37 नंबर क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आपसे सवाल देखो। सिंगल फेज फुल कन्वर्टर है,
इसे आप यूँ समझ लीजिए ये फुल वेव एक तरह का रेक्टिफायर है। फीड्स पावर फीड कर रहा है एक RLE लोड को। RLE लोड कौन सा होता है पता है? RLE लोड का मतलब है एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और उसके साथ अपनी खुद की एक बैटरी और है, एक EMF लगा हुआ है, उसको वो फीड कर रहा है यहाँ से। फुल वेव कन्वर्टर है, मान लो आपका सिंगल फेज में जब नहीं दे तो आपको इसे ब्रिज रेक्टिफायर के जैसा ही समझना है, फुल वेव वाला, ठीक है। तो वो लोड जो है वो 6 ओम का है और जो वोल्टेज का RMS मान है वो 230 वोल्ट है, जबकि फायरिंग एंगल का मान जो है वो 50 डिग्री है और बैटरी का EMF 60 वोल्ट का है। औसत लोड धारा की गणना करनी है आपको। कर देंगे क्या बताओ? पहले तो सवाल समझ में आया क्या? देखो मैं आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लेकर आता हूँ और एक्सप्लेन करूँगा, तब ध्यान से समझिएगा। माय डियर, लोड की करंट निकालने के लिए हमें ये देखना है कि हमारे उस लोड रेजिस्टेंस को वोल्टेज कितनी मिली और उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ये रही हमारे सामने 6 ओम, लेकिन हमारे पास लोड की वोल्टेज नहीं है। लोड की वोल्टेज के लिए इसने क्या कर दिया कि दो कन्फ्यूज़न कर दी। एक तरीका तो सिंपल सा था कि जो हमारा सिंगल फेज फुल कन्वर्टर है इसकी आउटपुट निकाल दो। इसकी इनपुट 230 वोल्ट है, इसकी आउटपुट ज्ञात कर लो। और अगर हम इसकी आउटपुट ज्ञात कर लेते तो जो इसका मान है वो हम वैल्यू में रख देते और उत्तर कर लेते। लेकिन यहाँ क्या हुआ, साथ में यहाँ साथ में बैटरी और लगी हुई है और बैटरी जो है वो इस सोर्स वोल्टेज के साथ कैसे कनेक्टेड है दिया नहीं, तो आपको हमेशा मानना है कि वो EMF बैटरी वाला इसके अपोजिशन में है। एक अलग से पॉइंट इन्होंने और यहाँ पर दे दिया, वो दे दिया फायरिंग एंगल का, तो इसका भी कहीं ना कहीं रोल है। फायरिंग एंगल का मतलब होता है कि वो कन्वर्टर वहाँ से फायर होने का मतलब होता है, जैसे SCR वगैरह होते हैं तो इनमें ट्रिगरिंग की विधियाँ होती है और ये फायरिंग एंगल वाली जो होती है ये उसमें ट्रिगरिंग विधियों की कैटेगरी में आती है। यानी अब वहाँ से ये कंडक्शन करना शुरू करता है, यूँ समझ लो। फायरिंग एंगल का मतलब होता है यहाँ से इसने चालन किया है एक तरह से। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी होगी। आउटपुट V0 लिख लेते हैं या V आउट लिख लेते हैं। और इसके लिए फ़ॉर्मूला क्या है मैं आपको बताऊं तो फ़ॉर्मूला है 2 इंटू V मैक्सिमम बटे पाई इंटू कोस फाई। अब इतना बड़ा फ़ॉर्मूला है, बताओ। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको V मैक्सिमम भी नहीं दिया हुआ, तो आपको V मैक्सिमम कैलकुलेट करना होगा। हालांकि इन 3 क्वेश्चन को है ना मैं आपको कभी न्यूमेरिकल क्लास में बोर्ड में पे दोबारा करवाऊंगा, ठीक है। तो V मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए क्या फ़ॉर्मूला होता है? 1.414 इंटू RMS मान। तो सबसे पहली कैलकुलेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। 230 वोल्ट का RMS दिया हुआ है, इसको लगभग 1.414 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर जो है आपकी V मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू जो आपकी लगभग आएगी माय डियर, अगर आप इसको 1.5 गुना के आसपास मानते हैं तो ये लगभग 350 वोल्ट के आसपास आ जाएगी। कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना। 350 को 2 से गुना करेंगे आप, ये लगभग आपका 700 आ गया। और उस 700 में आपको क्या करना है? पाई का भाग देना है। पाई का मान होता है 3.14। जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसे आपको कोस 50 डिग्री से मल्टीप्लाई और करना है। तो कोस 50 का मान कितना होता है वो भी शायद आपको नहीं पता दोस्तों। कोस 50 का मान देखो, अंदाजे से निकाल के बताता हूँ मैं आपको। कोस 60 का मान जो होता है ना वो होता है 0.5। कितना होता है? 0.5। और कोस में वैल्यू जब बढ़ती है ना डिग्री की तो मान घटता है। इसका मतलब 60 की अपेक्षा 50 का जो मान है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये आता है 0.64 के आसपास। कैलकुलेट कर लेना आप। यानी अब जब फाइनली आप आउटपुट वोल्टेज देखेंगे ना इसकी, तो वो उत्तर आएगा आपका 133 वोल्ट।
अब ये आउटपुट 133 वोल्ट था, तो आपको इसमें से 60 वोल्ट माइनस और करना है बैटरी वाला, और फिर आपको भाग दे दें 6 ओम लोड रेजिस्टेंस का। कैसे, दोबारा सुनो। आई एल लोड करंट बराबर फॉर्मूला क्या होगा, वी आउटपुट माइनस ई बटे आर एल, ये फॉर्मूला है। आउटपुट वोल्टेज होगी आपकी 133 वोल्ट, इसमें से 60 वोल्ट आपको माइनस करने हैं, फिर 6 का आपको भाग देना है, आंसर आएगा 12.1 एम्पियर। अब ये तो कोई इंजीनियरिंग वाला ही बच्चा कर दे तो बात अलग है, ITI वाले बच्चे के लिए तो ये सवाल टफ था। हालांकि अगर 37वां क्वेश्चन आपने अच्छे से कर दिया ना, तो मेरे दोस्त 38वां क्वेश्चन उसी का आंसर है, मतलब उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि बैटरी के द्वारा बैटरी को डिलीवर की गई पावर बताओ कितनी है। देखो, बैटरी हमेशा लोड के सीरीज़ में होती है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बैटरी की जो डिलीवरिंग पावर निकालनी है ना, वो बैटरी की वोल्टेज से निकलेगी। 60 वोल्ट उसे मिले और 12.1 एम्पियर की धारा उसमें से चली। P बराबर V इंटू आई करना है, आंसर आएगा 730 वाट। ठीक है, बैटरी को उस करंट से मल्टीप्लाई करना है जो आउटपुट आपकी लोड करंट थी। 60 वोल्ट है बैटरी के, 12.1 एम्पियर बैटरी में से चलेगी, तो बैटरी पावर के लिए डी उत्तर सही हो जाएगा। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी उसके जैसा ही है, पता नहीं ये और क्यों इन्होंने दिया है, बहुत अलग सवाल है। रेजिस्टिव, इंडक्टिव और बैटरी भार का हाफ कन्वर्टर लोड है, जिसके साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा हुआ है, और लोड करंट को डिसकंटिन्यू करता है वो। फायरिंग एंगल अल्फ़ा से कम है, जबकि एक्सटेंशन एंगल बीटा है। देखो, फायरिंग कोण और एक्सटेंशन कोण का मतलब क्या है। फायरिंग कोण का मतलब तो होता है चालन स्टार्ट कहाँ से किया। एक्सटेंशन एंगल का मतलब होता है कि नेगेटिव 22 में जाने के बाद कितनी देर तक वो चालन करता रहा। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट इन्होंने बोल दिया कि बीटा का मान लेस देन पाई है। लेस देन पाई, पाई का मान होता है 180 डिग्री, यानी बीटा जो है वो 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री से कम का मतलब जो है ना, वो कह रहे हैं कि चालन जो है वो 180 डिग्री से पहले ही रुक गया, और जो बैटरी में V मैक्सिमम वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज जो है वो बैटरी वोल्टेज से कम है। देखो मेरे दोस्त, आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करवा देता हूँ, बाकी आप इस सेमी कन्वर्टर की थ्योरी पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। RLE लोड का मतलब वो क्या कह रहा है, वो यूँ कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है, जो कि लोड के साथ में काम कर रहे हैं, और इनको हम एक मान लेते हैं कि यहाँ वो अपना डायोड लगा हुआ है। ठीक है, सिंगल फेज़ हाफ वेव बताया इन्होंने, तो यूँ डायोड मान लेते हैं, ये कन्वर्ट करवा रहा है यहाँ से। ठीक है, इसको वोल्टेज हमने दिया है। तो कंडक्शन कैसे कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए वो कह रहा है कि फायरिंग एंगल, मान लो यहाँ से ये अल्फ़ा है वेव फॉर्म में, यहाँ से कंडक्शन उसने स्टार्ट किया, और वो जैसे ही कंडक्शन करता हुआ 180 डिग्री तक पहुँचता है, तो जो बीटा है यानी धारा का चालन करना है वो पाई से कम है, यानी 180 से पहले ही रुक गया। इसका मतलब नेगेटिव साइकिल में इसने जाने ही नहीं दिया। नेगेटिव साइकिल में नहीं जाने दिया तो मेरे दोस्त फ्री व्हीलिंग पीरियड इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है ना। फ्री व्हील डायोड होता है एक, जो ये इंडक्टर के लिए ही लगता है, हमेशा इसका उद्देश्य होता है, और ये तब लगता है कि जब डायोड नेगेटिव 22 में जाए ना, तो वो इंडक्टर को प्रोटेक्ट करे एक तरह से। उस दौरान जो एनर्जी होती है ना इंडक्टर की, उसको ये खुद ऑब्जर्व कर ले। लेकिन यहाँ तो क्या है कि नेगेटिव में चालन ही नहीं हुआ ना डायोड का। एक्सटेंशन एंगल देखो लेस देन बीटा लिख दिया इसने। इसमें क्या 3-4 चीज़ें होती है। देखो, एक तो बैटरी भी लगी हुई है और बैटरी की वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कम रह गई। दूसरा, बीटा का मान जो है वो पाई से कम रह गया, तो फ्री व्हील पीरियड आएगा ही नहीं। मतलब डायोड जो है वो आपका लगातार जो है वो कंडक्ट ही करता जा रहा है। क्या हुआ था, मैं आपको वेव फॉर्म से दोबारा बता दूं। यूँ ऐसे चला यहाँ से, और फिर यहीं से चलना इसने वापस शुरू कर दिया, नेगेटिव साइकिल में गया ही नहीं वो, इसलिए फ्री व्हीलिंग पीरियड जो है वो इसमें आया ही नहीं।
सी उत्तर आपको यहाँ करना होगा। और आगे देखो 40वां क्वेश्चन क्या करें। SCR और GTO में अगर तुलना करें ना तो वर्तमान जो AC से DC कन्वर्टर है उनमें GTO ज़्यादा लगाए जाते हैं। गेट टर्न ऑन पूरा नाम होता है इसका। कहते हैं कि GTO में कम्यूटेशन जो होता है ना वो SCR से अच्छा होता है, मतलब ये फायरिंग एंगल वगैरह जब आते हैं तो स्पार्किंग और इन चीज़ों का ठीक ठाक यहाँ बचाव होता है। और उसके बाद में देखो 41वां क्वेश्चन, ये तो ऐसे ही है, कोई ज़्यादा इसका मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं कि जल शक्ति उत्पादन का नुकसान क्या है। देखो जल शक्ति उत्पादन अगर सिस्टम लगाएंगे ना तो वन उन्मूलन होगा ज़रूर और वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ेगा। बाकी सारे ठीक है। अस्थिर ऊर्जा स्रोत है, पता है, लंबी दूरी का संचरण नहीं होता और कोई खतरनाक उत्सर्जन इससे होता नहीं है ना। और अगले कुछ जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो एक बार उनको छोड़ देते हैं अपन और सवाल शुरू करेंगे 48 से। देखो कौन सा यूरेनियम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में काम में लेते हैं। मैं तब तक आपको और ईंधन के नाम बताता हूँ, सुनिएगा, है ना। यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ये तीन हम परमाणु ऊर्जा में काम में लेते हैं। अब उसने यूँ पूछा है कि यूरेनियम में कौन सा लेते हैं, तो यूरेनियम में U-235 सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, ध्यान रखना। थोरियम का 232 और प्लूटोनियम का 239 आइसोटोप सबसे ज़्यादा हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैंने पहले भी आपको करवा दिया। एक एमीटर में शंट का प्रतिरोध मीटर के प्रतिरोध से कम होता है कि ज़्यादा। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने भी कई बार करवाया है आपको। आई होप कि इसका उत्तर तो आप दे पाएंगे। शंट जो होता है ना वो मीटर के प्रतिरोध से हमेशा कम मान का होता है, एम्पियर मीटर का ज़्यादा होता है तुलनात्मक रूप से। 50वां सवाल देखो, जो हमारा एम्पियर मीटर होता है उसमें शंट हम लगाते ही क्यों हैं। शंट लगाने से मीटर की रेंज बढ़ जाती है, धारा मापने की क्षमता बढ़ जाती है। वो करता क्या है कि जो मीटर में से कॉइल चल रही होती है वो उसे बाईपास कर देता है। ए उत्तर आएगा, धारा को बाईपास करना। अब तो आपको जल्दी जल्दी कुछ उत्तर करने पड़ेंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। देखो 49-50 दोनों मैंने करवाए हुए हैं। 51-52 नंबर क्वेश्चन देखो, इस पर भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एम्पियर मीटर क्या है, एक प्रकार का सूचक मापी यंत्र है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया। क्या करोगे बताओ। रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, इंटीग्रेटिंग में नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो वो KWH आएगा, एब्सोल्यूट में नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो वो टेजेंट गैल्वेनोमीटर ही आएगा। तो बच्चा क्या फिर सेकेंडरी इक्विपमेंट है बस। सेकेंडरी में कौन सा है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, याद रख सको तो। और एक मिली एम्पियर मीटर को किसके रूप में यूज कर सकते हो। देखो मिली एम्पियर मीटर का मतलब क्या है कि धारा कम माप रहा है। धारा कम मापन करने का कारण है कि इस मीटर का प्रतिरोध जो है ना वो उच्च है। तो उच्च प्रतिरोध वाला दोस्तों एक वोल्ट मीटर होता है, एम्पियर मीटर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही केवल मिली एम्पियर तक धारा नापने की है। तो वो एक एमीटर के रूप में कैसे काम आ जाएगा। मिली एमीटर नाप सकता था, यानी एक मिली एम्पियर मीटर है, और हम इसको क्या बना सकते हैं, हम इसको एक वोल्ट मीटर बना सकते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है, उच्च है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो ये सवाल आ जाए कि एक मिली वोल्ट मीटर को, तो मिली वोल्ट मीटर का मतलब क्या है कि ये FSD दे रहा है मिली वोल्ट में केवल, इसलिए इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, कम है। और कम प्रतिरोध वाले को हम क्या मानते हैं, एक एम्पियर मीटर मानते हैं। यानी एक मिली वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर आसान कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह से एक मिली एम्पियर मीटर और एक वोल्ट मीटर आसानी से कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो बस दोस्तों यही करवाएंगे आज के इस वीडियो में। लगभग 26 क्वेश्चन पिछले वीडियो में थे, 26 इसमें हो गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। लाइक ज़रूर कर देना। जल्दी नया वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगे।